कहानी शुरू होती है एक एक्सट्रीम गेमर एलन के साथ, जिसने अभी अभी एक गेम कंप्लीट किया है, जिसे खत्म करने में उसे पूरे 3 साल की कठिन मेहनत लग गई। लेकिन अचीवमेंट फील करने के बजाय वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है, क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस ही एक लेट डाउन निकला। इतना सारा टाइम और एफर्ट देने के बावजूद गेम ने उससे कभी भी रियल चैलेंज नहीं दिया, और एलन असल में चाहता है कुछ ऐसा जो उसे बिल्कुल लिमिट तक पुश कर दे। एक ऐसी गेम जो इतनी ज्यादा मुश्किल हो कि उसे बीट करने में पूरे एक डिकेड लग जाए। वो एक रियल टेस्ट चाह रहा है, ना कि कोई ऐसी चीज जो सिर्फ पेशेंस के दम पर ब्रूट फोर्स से क्लियर हो जाए। ये सब सोचकर वो सीधा अपने नेक्स्ट बड़े चैलेंज की सर्च में लग जाता है, और तभी उसे एक मिस्टीरियस टाइटल मिलता है जो क्लेम करता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होता। नॉर्मल सिचुएशंस में बिना परमिशन कंप्यूटर पर खुद ब खुद इंस्टॉल होने वाली गेम एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होती है, लेकिन एलन ऑलरेडी पूरी तरह हुक्ड हो चुका होता है और पीछे हटने की जरा भी परवाह नहीं करता। इसके बजाय वो सीधा सेटिंग मेन्यू में घुसकर डिफिकल्टी एडजस्ट करने लगता है, एक्सपीरियंस को जितना हो सके उतना पनिशिंग बनाना चाहते हुए। वो डिफिकल्टी को हेल मोड तक बढ़ा देता है और साथ ही अनटेस्टेड समनर क्लास चूज करता है, सिर्फ चीजों को और ज्यादा केओटिक बनाने के लिए। एक शब्द भी पढ़े बिना वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। बदकिस्मती से उन क्लॉजेस में से एक में लिखा होता है कि प्लेयर को दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और समझने से पहले ही एलन खुद को गांव के बीच एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में रिबॉर्न पाता है। पूरा 1 साल गुजर जाता है और बेबी की जिंदगी एलन की एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर निकलती है। उसे ना काम करना पड़ता है, ना पैसों की टेंशन, और ना ही किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, और ऊपर से दूध तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल होता है। और उसके पास काइंड और लविंग पेरेंट्स होते हैं जो उसका पूरा ख्याल रखते हैं। उसके फादर का नाम रोडिन है और उसकी मदर थेरेसिया, और दोनों मिलकर एक जेन्युइनली हैप्पी कपल लगते हैं। फिर भी गेम को हेल मोड पर सेट करने की वजह से लगता है जैसे कोई क्लासिक ट्रेजिक बैक स्टोरी फैमिली सिचुएशन बस होने ही वाली हो। एक रात सुला दिए जाने के बाद एलन अपने छोटे छोटे हाथ उठाता है और जितने भी कमांड फ्रेजेस जानता है सब मटर करना शुरू करता है, बस किसी तरह स्टेटस स्क्रीन लाने की कोशिश में। आखिरकार समनर होने के बावजूद उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि समनिंग असल में काम कैसे करती है। हार मानकर सोने से बिल्कुल पहले वो एक लास्ट बार ट्राई करने का डिसीजन लेता है, और इस बात कुछ सच में अपेयर हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये चीज एलन को इतना डरा देती है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और आवाज सुनते ही उसके पेरेंट्स कमरे में दौड़कर आ जाते हैं। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो उस बुक को फिलहाल छुपा देता है। उसे चेक करने और सब ठीक होने का यकीन करने के बाद उसके पेरेंट्स कमरे से निकल जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं एलन दोबारा बुक निकाल लेता है। पूरे 1 साल की कोशिश के बाद फाइनली अपने स्टेट्स देखकर उसे रिलीफ मिलता है, और वो एक 1 ईयर ओल्ड समनर के लिए काफी सही लगते हैं। उसकी सारी समनिंग स्किल लोएस्ट ईयर पर होती है, लेकिन बुक एक्सप्लेन करती है जितना ज्यादा यूज करेगा उतनी इम्प्रूव होती जाएंगी। इसलिए एलन तुरंत टेस्ट करने का डिसाइड करता है, और जितना वो समझ पाता है फिलहाल वो सिर्फ एच रैंक इंसेक्ट्स और 20 समन कर सकता है, जो सुनने में काफी रेडिकुलसली वीक लगता है। इसलिए वो किसी भी इम्प्रेसिव चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। तब अचानक बुक मैसेज सेक्शन पर फ्लिप होती है और एलन रियलाइज करता है कि उसे वर्ल्ड के गॉड ऑफ क्रिएशन का लेटर मिला है। वो डेटी माफी मांगता है कि एलन की स्टेटस बुक बनने में इतना टाइम लगा, और एक्सप्लेन करता है कि समनर क्लास अभी डेवलप हो रही थी, इसलिए सारे अप्रूवल्स क्लियर होने में पूरा 1 साल लग गया। एलन को माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सुनकर कि समनर क्लास लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी बनाई गई, वो एक्साइटेड हो जाता है। अगर इतनी जल्दी पुश की गई है तो डेफिनेटली कुछ बग्स बचे होंगे जिनसे वो छेड़छाड़ कर सकता है। पूरा पंप्ड होकर वो तुरंत टेस्ट करने का डिसीजन लेता है। वो एक इंसेक्ट समन करना चाहता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि समनिंग एबिलिटी एक्टिवेट कैसे करनी होती है। नॉर्मली वो सब रेडिट चेक करता या कोई क्विक ट्यूटोरियल देख लेता, लेकिन यहाँ इंटरनेट ही नहीं है, इसलिए उसे खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है। कुछ मिनट सोचने के बाद एलन फाइनली समझ जाता है कि उसे पहले इंसेक्ट स्किल कार्ड बनाना पड़ेगा। वो ट्राई करता है और बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर जाता है। अब वो फाइनली अपना इंसेक्ट समन करने के लिए रेडी होता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले ही उसकी मदर दोबारा उसे चेक करने आ जाती है। कोई और चॉइस न होने की वजह से एलन जल्दी से फिर से सोने का नाटक करता है। अगले दिन जब उसके पेरेंट्स अपने यूजुअल काम में बिजी हो जाते हैं, एलन अपना ग्रिमोयर खोलता है और फाइनली ग्रास हॉपर समन करता है। कमरा तेज रोशनी से भर जाता है, और पहले तो वो इसकी ब्यूटी से पूरी तरह मेस्मराइज हो जाता है। ये फीलिंग सिर्फ 1 सेकंड तक रहती है, जब तक एक मैसिव ग्रास ओवर सीधा उसके चेहरे पर आ लगता है और वो पूरी तरह फ्रीक आउट कर जाता है।
थोड़ा शांत होने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये वही ग्रासहॉपर है जो उसने समन किया था। इसलिए वो उसे कमांड देने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से समन होने के बावजूद उसका दिमाग अभी भी एक ग्रासहॉपर का ही होता है और वो एलन की एक भी बात नहीं समझता। लेकिन पॉजिटिव साइड पर एलन डिस्कवर करता है कि इसे समन करने से उसकी एजिलिटी और एंड्योरेंस स्टेट बूस्ट हो जाती हैं, जो उसे काफी खुश कर देता है। दुख की बात यह है कि उसकी एक्साइटमेंट उसकी मदर का अटेंशन ले लेती है और जैसे ही वो फ्लोर पर पड़े जायंट ग्रासहॉपर को देखती है, वो उसे तुरंत कुचल देती है, जिससे एलन पूरी तरह डिवास्टेटेड हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक एलन अपनी इंसेक्ट समनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन आखिरकार उसे बोर हो जाता है और वो बीस्ट समनिंग पर शिफ्ट होने का डिसाइड करता है। इस बार वो एक माउस समन करता है और बिल्कुल पहले की तरह बोको से सीधा उसके चेहरे पर लॉन्च कर देती है। लेकिन लक के लिए एलन इसके लिए रेडी होता है, इसलिए वो इस बार ज्यादा नहीं डरता। माउस के साथ भी स्टेट बूस्ट मिलते हैं, लेकिन वो अभी भी ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, इसलिए प्रॉपर कन्वर्सेशन करना इम्पॉसिबल होता है। फिर भी उसकी एक स्किल होती है जिसका नाम स्करी है, और जब भी एलन उसे वो एबिलिटी यूज करने को कहता है, वो हर एक बार फॉलो करता है। लेकिन फिर भी वो स्किल खुद में काफी ज्यादा यूजलेस होती है, इसलिए एलन जल्दी ही रियलाइज करता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्गर और ज्यादा यूजफुल क्रीचर्स समन करने हैं तो पहले अपनी समनिंग एबिलिटीज को लेवल अप करना पड़ेगा। एलन का ग्रिमोयर रिवील करता है कि वो एक टाइम पर 10 समनिंग कार्ड स्टोर कर सकता है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि हर समन के स्टेट बफ स्टैक हो जाते हैं। तो अगर वो 10 मॉड कार्ड लोड करता है तो उसे अटैक और एचपी दोनों में +10 बूस्ट मिलता है। सिर्फ इतना ही उसे एवरेज बेबी से काफी अलग ले जाता है, लेकिन सिस्टम को पूरी तरह ब्रेक करने और फुल ओवर पावर्ड होने के लिए उसे तेज स्पीड से लेवल अप करना पड़ेगा। नॉर्मली ये इतना पेन नहीं होता, लेकिन जीनियस एलन ने हेल मोड चूज किया है क्योंकि उसे लगा एक्स्ट्रा डिफिकल्टी मजा देगी। अब एक्सपीरियंस गेन करने में 100 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है, मतलब उसने ऑफिशियली खुद को एक हेलिस ग्रैंड फिस्ट में लॉक कर लिया है। उस दिन बाद रोडिन लड़खड़ाता हुआ घर वापस आता है, पूरा खून से भीगा होता है, लेकिन थैंकफुली ये खून उसका नहीं होता। उसने बस गांव के लोगों की मदद की होती है एक जायंट बोर को गिराने में। एलन की आंखें क्यूरियोसिटी से चमक उठती हैं, तो रोडन उसे दिखाने ले जाने का ऑफर देता है। बिना सोचे समझे एलन अपने डैड के कंधों पर चढ़ जाता है और दोनों हंटिंग ग्राउंड की तरफ निकल पड़ते हैं। एलन के लिए ये पहली बार होता है जब वो घर के बाहर की दुनिया देखता है और वो हर नए सीन को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है। लेकिन ये ट्रिप उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी लंबी होती है और आखिरकार वो रोडिन की बाहों में सो जाता है। जब वो फाइनली बोर की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं, रोडिन उसे प्यार से जगाता है। एलन कुछ बार आके झपकाता है, फिर बिल्कुल जम जाता है। ये बोर बेहद ही ज्यादा बड़ा होता है, वो सोच भी नहीं पाता उसके डैड ने इतनी बड़ी चीज को मारने में मदद कैसे की। थोड़ी ही देर बाद पास के गांव वाले रोडन को वापस आते देखते हैं और चेयर में फट पड़ते हैं। उसे हीरो ऑफ द डे कहकर बुलाते हैं। एलन पूछता है कि क्या ये ग्रेट बोर वाकई इतना स्ट्रांग था, और गैडा एक्सप्लेन करता है कि ये सी रंग मॉन्स्टर क्लासिफाई होता है। नॉर्मली इसे गिराने के लिए लगभग 20 हंटर लगते हैं, तो हाँ, ये काफी बड़ी डील होती है। ये छोटी सी डिटेल एलन के दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि अब उसके पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ मेजर करने का एक सॉलिड बेंचमार्क होता है। लेकिन उस लेवल का कुछ समन करने का सपना देखने से पहले ही उसे एक चीज श्योर पता होती है, उसे पूरी तरह फोकस करके पागलों की तरह एक्सपी ग्राइंड करनी होगी। 10 नॉन स्टॉप महीनों की ग्राइंडिंग के बाद एलन फाइनली समनर के रूप में लेवल 2 हिट करता है, और साथ ही एक काफी सॉलिड अपग्रेड मिलता है। उसके स्टेट्स हर जगह से बूस्ट हो जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो जी रैंक मॉन्स्टर समन और फ्यूज करने की एबिलिटी अनलॉक कर लेता है। जितना हाई पे उतना ही कैच भी है। फ्यूजन करने में काफी ज्यादा एमपी लगता है, इसलिए एलन जल्दी जल्दी डिनर खत्म करता है ताकि मैना रिफिल हो जाए, और रूम में भाग कर जाता है। लेकिन फिर से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। उसका ग्रिमोर साफ साफ बता देता है कि उसकी मैक्स एमपी अभी भी फ्यूजन ट्राई करने के लिए काफी नहीं है, तो फिर से वही ग्राइंड शुरू हो जाती है। फास्ट फॉरवर्ड करके जब एलन 3 साल का होता है, तब जाकर उसकी एमपी स्टेट इतनी हाई हो जाती है कि वो अपनी न्यू स्किल ट्राई कर सके। वो फ्यूजन सेक्शन ओपन करता है और अपना पहला जी रंग समन एक बर्ड क्रिएट करता है, जिसका नाम वो प्राउडली चैपी रखता है। चैपी की मेन एबिलिटी वॉइस मिमिक होती है, जो उसे किसी भी आवाज को परफेक्टली कॉपी करने देती है, ट्रैप्स लगाने या एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए परफेक्ट। एलन अपनी स्क्वाड में एक फ्रॉक और एक मोल भी ऐड करता है। फ्रॉक काफी यूजलेस होता है क्योंकि वो सिर्फ उछलता है और चमकता है जैसे एक लिविंग डिस्ट्रक्शन, लेकिन मोल काफी ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि वो सेकंड्स में जमीन में एक बड़ा होल बना सकता है। एच रैंक समन्स के कंपैरिजन में ये नए समन्स काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, और पहली बार एलन को लगता है कि वो प्रॉपर गेम खेल रहा है, ना कि सिर्फ बेबी मोड हेल ग्राइंड।
फिर भी वो अभी भी रियल थ्रेट्स का सामना करने लायक स्ट्रांग नहीं होता। इसी टाइम के आसपास गैडा की बेटी करीना आती है बस हैंग आउट करने के लिए। उसके लिए खेलना मतलब स्पेयरिंग होता है और बदकिस्मती से एलन के लिए वो एब्सोल्युटली स्ट्रांग होती है। एलन अपने सारे सामान बफ्स मैक्स कर देता है ताकि थोड़ा चांस मिले, लेकिन फिर भी वो उसे आसानी से हरा देती है जैसे कुछ भी नहीं हो। मतलब लड़की बिल्कुल अलग लेवल पर है। दिन के एंड तक एलन और करीना घर वापस जाते हैं और वहाँ उसके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा होता है। थेरेसा दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। लगता है जब एलन लेवल ग्राइंड कर रहा था तब रोडेन और थेरेसा फैमिली को लेवल अप करने में बिजी थे। अब जब उनके लिए हैवी काम करना पॉसिबल नहीं रहा, एलन हार्वेस्ट में मदद करने का ऑफर देता है। आखिरकार अब अपने सबन बफ्स के साथ उसके फिजिकल स्टेट अब लगभग एडल्ट के लेवल के हो चुके हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि फिलहाल बस छोटे मोटे कामों तक ही लिमिटेड रहे और बचपन एंजॉय करे। रोडेन उसे याद दिलाता है कि असली जिम्मेदारियां जल्दी ही आ जाएंगी, इसलिए जब तक शांति है तब तक उसका मजा ले। पहले तो एलन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है जब उसे बताया जाता है कि वो हार्वेस्ट में मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसे एक बात समझ आती है, फार्म का काम बिल्कुल जानलेवा होता है। कोई भी पेरेंट अपने 3 साल के बच्चे से ऐसा बेक ब्रेकिंग काम करने की उम्मीद नहीं करेगा। ये समझकर वो पीछे हट जाता है और बात को छोड़ देता है। रोडिन को रिलीफ मिलता है अपने बेटे को इतना मेच्योर बिहेव करते देखकर, और सब नॉर्मल हो जाता है जब तक थेरेसा एक अजीब बात मेंशन नहीं करती जो उसने नोटिस की थी। वो कहती है कि उसने पहले एलन को बैकयार्ड में एक पेड़ पर पत्थर मारते हुए देखा था। क्यूरियस होकर वो पूछते हैं कि वो क्या कर रहा था। एलन बात को हल्का सा टाल देता है, कहकर कि वो बस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कर रहा था अगर कोई मॉन्स्टर आ जाए तो। लेकिन सच में वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये टेस्ट करने के लिए क्या बेसिक एक्शन को बार बार रिपीट करके समनिंग के अलावा भी स्किल अनलॉक हो सकती हैं। लेकिन अफसोस उस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर भी रोडिन एलन की डेडिकेशन से काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि वो उसके अप्रेजल सेरेमनी का इंतजार कर रहा है। एलन ने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना होता, इसलिए वो पूछता है कि ये क्या होती है। रोडिन समझाता है कि जब कोई बच्चा 5 साल का होता है तो उसका अप्रेजल होता है जिसमें उसकी कोई हिडन टैलेंट या स्किल रिवील होती है, और अगर एलन को कोई पावरफुल स्किल मिल जाए तो उसके पास एक अमीर और सक्सेसफुल जिंदगी जीने का चांस हो सकता है। जैसे ही विंटर आता है एलन एक्सपेरिमेंट जारी रखता है और बर्फ में एक ग्रास हॉपर समन करके टेस्ट करता है कि उसके समन्स कितने ड्यूरेबल हैं। उसकी सरप्राइज के लिए वो पूरे एक दिन तक सर्वाइव कर लेता है, जिसे वो एक विन मानता है। लेकिन ये छोटी सी जीत जल्दी ही डिजास्टर बन जाती है जब करीना फिर से एक और स्पेयरिंग मैच के लिए आटा पकती है। हमेशा की तरह एलन बुरी तरह हार जाता है और उसे फाइट करते वक्त वो अपने समन को भी बिल्कुल भूल जाता है। यहीं से बातें बिगड़ने लगती हैं। ग्रास हॉपर जो अभी भी एक्टिव होता है उनके पैर पर चढ़ जाता है और उसे बुरी तरह डरा देता है। वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। अपने आप में ही डेंजरस था, लेकिन और भी रिस्की हो जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। रोडिन तुरंत भागकर आता है और भले ही थेरेसा कही कि वो ठीक है, लेकिन ये साफ होता है कि गिरने से लेबर स्टार्ट हो चुका है। चाहे वो रेडी हो या नहीं, बच्चा आने वाला होता है। रोडिन जल्दी से करीना को अपनी माँ को बुलाने को भेजता है और जब वो आ जाती है तो वो जल्दी जल्दी डिलीवरी करवाने में थेरेसा की मदद करती है। सूरज उगने तक परिवार एक नए बेबी बॉय का स्वागत करता है। सब खुशी से भरे होते हैं। बस एलन के मन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि एक गेम ने उसे इस दुनिया में रीइंकार्नेट क्यों किया। लेकिन जब वो अपनी पुरानी जापान वाली जिंदगी के बारे में सोचता है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ उसके लिए वैसे भी कुछ खास नहीं था। ये नई जिंदगी जितनी अनएक्सपेक्टेड हो, उसे कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दे चुकी होती है। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि आगे बढ़ते रहना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसे एकमात्र असली फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसे कभी मिली है। जब स्प्रिंग आती है एलन को पता होता है कि उसकी अप्रेजल सेरेमनी करीब है, इसलिए वो अपने डैड से पूछता है कि ये होती कैसे है। उसके फादर समझाते हैं कि हर बच्चे को 5 साल के होने पर इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और अगर एलन को कोई रेयर या हाई रैंकिंग स्किल मिल जाए तो वो एलाइट पाथ पर जा सकता है। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। इस साल कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। काफी सारे बच्चे एक ही टाइम पर 5 साल के हो रहे होते हैं, जिसमें से करीना भी शामिल है। सब लोग कम्युनल डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं जहाँ सेरेमनी होने वाली होती है, लेकिन जैसे जैसे वो चर्च के पास आते हैं एलन कुछ अजीब नोटिस करता है। बाकी ज्यादातर बच्चे काफी अच्छे कपड़ों में सज धज कर आए होते हैं, जबकि वो खुद लगभग फटे हुए कपड़ों में होता है। अब ध्यान देने पर उसे समझ आता है कि वो पैदा होने से ही ऐसे ही कपड़े पहनता आ रहा है। अगर ये कोई इंडिकेशन है तो उसकी फैमिली सोशल लेडर पर काफी नीचे है। फिर भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब वो चर्च पहुंचते हैं तो सब लोग उसके सामने बाहर जमा हो जाते हैं। कुछ प्रीस्ट बाहर आते हैं और एलन भीड़ में कुछ लोगों को गरीब फैमिली का मजाक उड़ाते हुए सुनता है, लेकिन प्रीस्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तुरंत उस बात को बंद करवा देते हैं और सबको याद दिलाते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, यहाँ तक कि एक गरीब किसान के बच्चे को भी लेजेंडरी स्किल मिल सकती है। इतना कहकर वो सबको सेरेमनी के लिए अंदर ले जाते हैं।
जैसे ही एलन अंदर कदम रखता है, वो ऑल्टर के पास तीन बड़े बड़े स्टैचूज नोटिस करता है। ये इस दुनिया के पूजे जाने वाले देवताओं को रिप्रेजेंट करते होंगे। उनमें से एक एल्मिया होती है, क्रिएशन की डेटी। सोचने पर याद आता है कि एल्मिया वही डेटी है जिसने समनर क्लास के डिले के लिए उसे अपॉलॉजी मैसेज भेजा था। अप्रेजल के लिए सबसे पहले पलोमा आता है, जो विलेज चीफ का बेटा होता है। उसे कहा जाता है कि अपना हाथ ग्लोइंग क्रिस्टल स्पेयर पर रखे ताकि उसकी स्टेट रिवील हो सके। पलोमा बात मान लेता है और एक पल बाद स्टोन वॉल चमक उठती है, जिसमें उसकी क्लास मर्चेंट दिखाई जाती है। उसके फादर रिजल्ट से काफी प्लीज दिखते हैं, लेकिन एलन दूसरी तरफ कुछ ज्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बेसिकली इसके ग्रिमोर जैसे ही फंक्शन करता है, बस इस वर्जन में नंबर्स के बदले लेटर ग्रेड यूज होते हैं। प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, जहाँ कुछ बच्चे इंप्रेसिव टैलेंट के साथ निकल जाते हैं, जबकि कुछ को कुछ खास नहीं मिलता। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब सिर्फ दो ही बच्चे बचते हैं, एलन और करीना। अब करीना की बारी आती है और वो एक्साइटमेंट में लगभग क्रिस्टल की तरफ स्प्रिंट कर जाती है। जैसे ही वो उसे टच करती है, पूरी चीज एक तेज सफेद रोशनी में फट पड़ती है। उसका फादर एक सेकंड के लिए पैनिक कर जाता है, सोचता है शायद कुछ गलत हो गया, लेकिन प्रीस्ट शॉक में बिल्कुल फ्रोजन रहते हैं। बाद में पता चलता है कि रीडिंग बिल्कुल लेजिट है और करीना ने स्वॉर्ड लॉर्ड क्लास अनलॉक कर ली है, जो सबसे पावरफुल टाइटल में से एक है। उसका डैड खुशी से फूला नहीं समा रहा होता, लेकिन करीना खुद इतना बड़ा डील होने को समझ ही नहीं पाती। एलन इस अनाउंसमेंट से ज्यादा शॉक नहीं होता, क्योंकि वो सालों से करीना से पिटता आ रहा है, इसलिए ये काफी सेंस बनाता है। लेकिन अब उसकी बारी आती है और प्रीस्ट उसे ऑल्टर के पास आने को कहता है। जब वो अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखता है, पहले कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अचानक एक फ्लैश होता है और वो चीज उसे पीछे की तरफ उड़ा देती है। रोडिन तुरंत भागकर आता है, पहले चेक करता है कि एलन ठीक है या नहीं। फिर प्रीस्ट से पूछता है कि उसके बेटे को कौन सा टैलेंट मिला, क्योंकि रीडिंग उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है और क्रिस्टल ने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया था, इसलिए वो कुछ इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन इसके बदले प्रीस्ट कहता है कि एलन के पास जीरो टैलेंट है। एलन बिल्कुल स्टन रह जाता है कि कोई चांस ही नहीं। उसे पूरे यकीन के साथ पता है कि उसके पास एक स्किल है, लेकिन जब वो बोर्ड की तरफ देखता है तो वो इस बात को कंफर्म कर देता है। हर एक स्टेट ई रैंक पर लॉक्ड होता है। वो पूरी तरह कन्विंस हो जाता है कि ये पूरा मैस एल्मिया की गलती है, जिसने समनर क्लास का कोड बिल्कुल बिगाड़ दिया है। इससे पहले ही वो ज्यादा पैनिक या स्पाइरल करे, रोडिन पीछे से उसे गले लगा लेता है ताकि शॉक थोड़ा कम हो जाए। वो नहीं चाहता कि एलन बिना टैलेंट के होने की वजह से टूट जाए। इसके बाद सब साथ में घर लौटते हैं और जो भी हुआ उसके बावजूद कोई भी उसे अलग तरह ट्रीट नहीं करता। एलन सच में अप्रिशिएट करता है कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है ये नो टैलेंट वाली बात सच नहीं है। उसका ग्रिमोयर अभी भी बिल्कुल नॉर्मल काम करता है, जो उसे लगता है कि ई रैंक्स का ज्यादा लेना देना उसके हेल मोड पर अटके होने से है। बाकी सारे बच्चे उसके ही एज के होते हैं और शायद उनका एवोल्यूशन उनके लेवलिंग पोटेंशियल के बेसिस पर हुआ होता है। लेकिन एलन के केस में क्योंकि उसे एक लेवल गेन करने के लिए लिटरली 100 टाइम्स ज्यादा एक्सपी चाहिए होता है, इसलिए ये बात साइंस बनाती है कि उसके स्टेट गटर में अटके हुए हैं, चाहे उसकी असली स्टंट बोर्ड पर दिखाई गई स्टंट से काफी ज्यादा हो। ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में अपना दिमाग खो देते हैं, लेकिन एलन कोई कैजुअल नूब नहीं है जो बस फन के लिए खेल रहा हो। वो ब्रूटल ग्राइंड के लिए ही जीता है। फिर भी वो इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाता कि समनर क्लास के साथ कुछ सीरियसली गलत है, खासकर जब उसने अपने अप्रेजल के नीचे कुछ स्केची एरर कोड पॉपअप होते देखे। वो इसके लिए देव टीम को कंप्लेंट्स के पहाड़ भेजने की प्लानिंग भी कर चुका है। अगले दिन एलन अपनी फैमिली के साथ करीना के घर जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ अजीब नोटिस होने लगता है। करीना के घर पर उसके डैड का बिहेवियर थोड़ा ऑफ होता है। सब लोग पार्टी और सेलिब्रेट करने के मूड में होते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड लॉर्ड बन चुकी होती है, लेकिन रोडन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई खट्टा नींबू चबा रहा हो। गैडा सीधा सीधा सेलिब्रेशन ज्वाइन करने से मना कर देता है जब तक रोडन अपना एटीट्यूड ठीक नहीं करता। पहले एलन को लगता है शायद उसके डैड इस बात से बिटर है कि करीना को कुछ स्पेशल मिल गया, लेकिन ये उन जैसा बिल्कुल नहीं है। रोडन इतनी पिटी नहीं है, इसलिए जो भी बात उन्हें खा रही है वो जरूर कुछ ज्यादा डीप होगी। दोनों एक और मिनट तक बहस करते रहते हैं। तब गैडा आखिरकार बोल देता है कि बैठने से पहले रोडन ने दोनों फैमिलीज के बीच टाइज तोड़ने की बात कही थी। रोडन अपनी बात पर खड़ा रहता है और समझाता है कि अब जब करीना स्वॉर्ड लॉर्ड बन चुकी है तो उसके पास इस छोटे से बैकवाटर टाउन से बाहर निकलने का ऑलमोस्ट गारंटीड रास्ता है। अगर सब कुछ सही रहा तो वो नोबिलिटी तक पहुंच सकती है, और अगर ऐसा होता है तो रोडन जैसी गरीब फैमिली से जुड़े रहना उसे नीचे खींच सकता है। गैडा पलटकर चिल्लाता है कि उसे स्टेटस या ऐसी किसी भी बकवास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रोडन फिर भी प्रेशर बनाए रखता है, कहकर कि वो बस करीना के बेस्ट के लिए ये सब कह रहा है। बहस फिर से गर्मा जाती है, लेकिन आखिरकार उनकी वाइफ बीच में आकर उन्हें अलग कर देती हैं, इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाए। एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि फाइट के बाद भी सब इतनी चिल कैसे हैं, इसलिए वो चुपचाप गैडा की वाइफ से पूछता है कि क्या ये सब अक्सर होता रहता है। वो सिर्फ हंसती है और कहती है हाँ, पहले तो ये सब हमेशा होता रहता था,
लेकिन बाद में हमेशा पैचअप हो जाता था। पता चलता है कि ये चारों बचपन से ही काफी क्लोज थे और इसी विलेज में पैदा हुए और बड़े हुए थे। लगभग 10 साल पहले जब नया सेटलमेंट बनाने की बात पहली बार सामने आई तो ये सब मिलकर आगे आए और फाउंडेशन बनाने में मदद की। उस टाइम के दौरान गैडा और रोडिन काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे। ये सब याद करके उन्हें एहसास होता है कि आर्गुमेंट असल में कितना डम है। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है कि नाइट ऑर्डर ने करीना में इंटरेस्ट दिखाया है और वो लोग यहाँ आ रहे हैं। एलन को लगता है कि उसके स्वॉर्ड लॉर्ड क्लास की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी होगी। ये ऑब्वियसली एक अच्छी बात है क्योंकि आखिरकार उसे वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो वो डिजर्व करती है। लेकिन गैडा फिर भी थोड़ा अनईजी रखता है क्योंकि वो अभी नाइटहुड के लिए साइन अप करने के लिए काफी छोटी है। तब अचानक अप्रेजल सेरेमनी का एक बच्चा जिसे डिसेंट सा टैलेंट मिला था बकवास बोलना शुरू कर देता है। वो एलन के पास आता है और कहता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। उसे टैलेंटलेस रिजेक्ट बोलता है, लेकिन एलन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अभी भी अपनी समनर पावर्स हैं, इसलिए इस लूजर के ओपिनियन का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन करीना ये बात बर्दाश्त नहीं करती कि कोई भी उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में बकवास बात नहीं करेगा। वो आगे बढ़ती है और उस पंख को पीछे हटने को कहती है और प्रोसेस में उसकी उंगली लगभग काट ही देती है। तब गैडा जल्दी से बीच में आकर उसे खींचकर ले जाता है। इसके तुरंत बाद विलेज चीफ अनाउंस करता है कि नाइट ऑर्डर आखिरकार आ चुका है। पूरा एरिया एक्साइटमेंट से भर जाता है क्योंकि यहाँ कोई भी रियल लाइट्स को पास से नहीं देख पाता। फिर चीफ गैडा और करीना को नाइट कैप्टन से मिलने के लिए बुलाता है। करीना एक्साइटमेंट से लगभग कांप रही होती है क्योंकि उसने हमेशा नाइट बनने का सपना देखा है, इसलिए कैप्टन से पर्सनली मिलना उसके लिए अल्टीमेट विश जैसा होता है। एलन सोचने लगता है क्या नाइट्स करीना को ट्रेनिंग के लिए कैप्टन ले जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन नाइट कैप्टन कुछ कहे उससे पहले ही गैडा बोल पड़ता है। कहता है कि वो उसकी परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी सिर्फ एक बच्ची है। कैप्टन इसे लाइटली लेते हुए कहता है एज मैटर नहीं करती। अगर वो सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है तो ट्रेनिंग हैंडल करने के लिए वो काफी कैपेबल होनी चाहिए। इसमें कोई इशू नहीं है जब तक कि ऑब्वियसली उन्होंने ये सब झूठ ना बनाया हो और नाइट ऑर्डर को धोखा देने के लिए उसे स्वॉर्ड लॉर्ड ना बताया हो। गैडा तुरंत मना करता है, कसम खाकर कहता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कैप्टन अपना फैसला कर चुका होता है और अपने वाइस कैप्टन को यहीं इसी वक्त करीना को डुएल में टेस्ट करने का ऑर्डर देता है और एक सेकंड भी हेजिटेट किए बिना वो आदमी एग्री कर लेता है। गैडा फिर कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोबारा सोचे। वो नहीं चाहता कि सिर्फ किसी टेस्ट के लिए उसकी बेटी की जान खतरे में डाली जाए, लेकिन कैप्टन बिल्कुल क्लियर कर देता है कि अगर करीना लड़ने से मना करती है तो यही प्रूफ माना जाएगा कि वो फ्रॉड है और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। तब एक नाइट उसे तलवार देता है। कोई नॉर्मल 5 साल का बच्चा अब तक डर से कांप रहा होता, लेकिन करीना नहीं। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे एक रियल वेपन यूज करने मिलेगा वो बिना हेजिटेट किए डुएल एक्सेप्ट कर लेती है। क्राउड पीछे हट जाता है और डुएल शुरू होता है। लेवरेंड आगे बढ़कर उसका सामना करता है और करीना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती और फुल स्पीड में चार्ज करती है और एक नजर में ही दिख जाता है वो अपने साइज से दुगनी तलवार को ऐसे घुमा रही होती है जैसे कागज की बनी हो। वो सच में लेवरेंड के साथ पेस मैच कर रही होती है, उसे गार्ड पर रहने पर मजबूर करती है, लेकिन फिर भी वो उसे ज्यादा मुश्किल के बिना हैंडल कर रहा होता है। नाइट कैप्टन ठंडी नजरों से देख रहा होता है और जो उसने अब तक देखा उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं लगता। लेकिन फिर करीना लेवरेंड के अटैक को क्लीनली ब्लॉक करती है और काउंटर के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो स्ट्राइक करे उससे पहले ही लेवरेंड उसे एक लात मारता है और उसे पूरी स्ट्रीट के पार उड़ाता हुआ सीधा दीवार से टकरा देता है। गैडा जैसे ही अपनी बेटी को ऐसे उछलते हुए देखता है वो कंट्रोल खो देता है। वो भागकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन नाइट उसे गिराकर जमीन पर दबा देते हैं। एलन और रोडन मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया जाता है। एलन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, ये सही नहीं है। चाहे करीना स्वॉर्ड लॉर्ड हो या नहीं, वो फिर भी एक बच्ची है और जिससे वो लड़ रही है वो सालों का बैटल एक्सपीरियंस रखता हुआ एक क्राउन नाइट है। लेकिन तभी कुछ बदल जाता है। करीना खड़ी होने लगती है और उसके आसपास की हवा बदल जाती है। उससे एक भारी और खतरनाक प्रेशर निकल रहा होता है और वो एक शब्द भी नहीं बोल रही होती, बस वहाँ खड़ी रहती है पूरे मेनेस को मेडिटेट करते हुए। एक सांस भी वेस्ट किए बिना करीना फिर से फुल फोर्स असॉल्ट के साथ चार्ज करती है, बिल्कुल हीट सीकिंग मिसाइल की तरह लॉक होकर। इस बार लेवरेंड के पास कोई चांस नहीं होता, वो उसे पूरी तरह स्ट्रीम रोल कर देती है और उसकी तलवार को क्लीनली 2 टुकड़ों में काट देती है और लगभग उसका सर ही काट देती है। करीना थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगती है कि मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन उसे क्लियरली मजा आया होता है। वो कैजुअली लेवरेंड को वार्म अप के लिए थैंक्स बोलती है और वहां से चल देती है, बेचारे को सिर्फ ये सोचकर छोड़कर कि उसे एक 5 साल की बच्ची ने पूरी तरह हरा दिया। गैडा गहरी सांस छोड़ता है, थैंकफुल होता है कि उसकी बेटी एक पीस में ठीक
ठीक है और उसकी तारीफों की बारिश कर देता है, लेकिन वो उसे प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि नाइट कैप्टन आगे आ जाता है और गैडा तुरंत गार्ड हो जाता है, नहीं चाहता कि वो आदमी उसकी बेटी के पास भी आए। इस बार कैप्टन अपना एरोगेंस छोड़ देता है और मान लेता है कि करीना सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है। वो डुअल में उसे घसीटने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वो उसके फ्यूचर के बारे में प्रॉपरली बात करना चाहता है, लेकिन गैडा तुरंत मना कर देता है। फिर कैप्टन ऑफर करता है कि अगर मदद मिले तो वो मीटिंग में बैकअप ले आने देगा, और थोड़ी हेजिटेशन के बाद गैडा सिर्फ इसलिए मान जाता है क्योंकि इससे उसे थोड़ा सिक्योर फील होता है। सब लंच के लिए चीफ के घर जाते हैं, जहाँ जीनो पहले की गई हरकत के लिए प्रॉपरली माफी मांगता है। वो समझाता है कि उसे बैरन ने ऑर्डर दिया था ये वेरीफाई करने के लिए क्या इस विलेज में सच में कोई जेन्युइन स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं, और जो उसने अभी देखा उसके बाद इस बात से इनकार का कोई सवाल ही नहीं है। फिर जीनो बताता है कि 3 साल पहले एक सो कॉल्ड स्वॉर्डमैन सेंट एक काउंट के घराने में निकला था, लेकिन ये बात एलन के लिए तुरंत रेड फ्लैग बन जाती है क्योंकि गेम सिस्टम के मुताबिक स्वॉर्ड सेंट सिर्फ कॉमन बैकग्राउंड से पैदा होते हैं, नोबल ब्लड से नहीं, इसलिए वो वाला बंदा पक्का एक टोटल फ्रॉड रहा होगा। बाद में पता चलता है कि वो फेक रॉयल फैमिली की सर्विस में चला गया था, लेकिन हाइप पर खड़ा नहीं उतर पाया। जब उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया तब उन्हें समझ आया कि वो सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्डमैन था जो अपने रैंक फेक कर रहा था, और कई नोबल्स को रैंक के लिए ब्लफ करते पकड़ने के बाद किंगडम ने फॉल्स टैलेंट रिपोर्ट्स के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगा दी। इसके बाद भी जिनोब जनरली दोबारा माफी मांगता है कि उसने करीना को इतनी मुश्किल सिचुएशन से गुजारा। वो गैडा को रीश्योर करता है कि कोई भी उसे इससे छीनना नहीं चाहता, इसके बजाय वो चाहते हैं कि वो घर पर रहकर नॉर्मल ट्रेनिंग करती रहे, और अगर वो चाहे तो 12 साल की होते ही नाइट एकेडमी ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।